वेलकम स्टूडेंट्स। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। क्या होता है सदिश? एक ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हों, उसे अपन सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ एक चित्र आपके सामने है, ये आपके सामने कि रेखा, एक दिष्ट रेखाखंड भी सदिश होता है। ये एक रेखाखंड है, ए से बी तक एक खंड है इसका रेखा का। इस रेखाखंड को अपन एक दिशा दे रहे हैं, ए से बी की ओर ये तीर का निशान लगा करके, तो ये दिष्ट रेखाखंड बन जाएगा। ये एक सदिश होगा। इस सदिश को अपन यहाँ जैसे जिस रूप पे लिखा हुआ है उसको अपन इस तरह से लिखते हैं, ए बी, इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा करके। ये जो बिंदु ए है, जहाँ से ये सदिश आरंभ होता है, उसको अपन आरंभ बिंदु कहते हैं। और जिस पर ये समाप्त होता है, जिस बिंदु पर, उसे अपन इस सदिश का अंतिम बिंदु कहते हैं। प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के ऊपर तीर का चिन्ह लगा करके सदिश प्रकट किया जा सकता है। इसके अलावा अपन इसको एक अलग नाम भी दे सकते हैं, कि जैसे यहाँ इस सदिश को अपन ने सदिश ए नाम दे दिया है, सदिश बी दे सकते हो, सदिश सी दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी एक संकेत लेकर के। संकेत के रूप में यदि आप देंगे तो ध्यान रखिए आपको स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है। जो ABCD जो अपने स्मॉल लेटर्स वाली जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, वो स्मॉल लेटर्स को यूज़ करना है, उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा के। सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, सदिश डी, कुछ भी इस तरह से आप उनको प्रकट कर सकते हो। तो ये स्थिति इसको प्रकट करने की है। इसमें यहाँ से इस ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु के बीच की जितनी दूरी है, ये लंबाई, ये इसका मापांक, परिमाण या इसकी लंबाई, इस तरह से अपन इसको कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका यह है कि जैसे आपने सदिश मान लो इस तरह से तो लिखा है, यूँ सदिश ए बी इस तरह से लगा करके, तब तो इसके दोनों तरफ ये देखिए इस तरह से आप खड़ी लाइनें लगा दीजिए। इसको मोड भी बोलते हैं, इस तरह से मोड ए बी यूँ। या अगर आपने स्मॉल लेटर के रूप में लिखा है तो स्मॉल लेटर के तरफ दोनों तरफ ये खड़ी लाइनें लगा दीजिए। मापांक ए, परिमाण ए या मोड ए, इस तरह से आप इसको पढ़ते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तीर का निशान जो है वो आपके सदिश की दिशा को प्रकट करेगा कि भी सदिश किस बिंदु से किस बिंदु की ओर जा रहा है। ये कुछ संबंधित से सामान्य बातें हैं। इसके अलावा अब सबसे पहले आपको एक स्थित सदिश के बारे में जानना है कि स्थित सदिश क्या होता है। अंतरिक्ष में जो मूल बिंदु अपन लेते हैं, मूल बिंदु को एक स्थिर बिंदु माना जाता है हमेशा। इसलिए जब भी अपने स्थिति सदिश की स्थिति जानना चाहते हैं तो वो हमेशा स्थिर बिंदु के सापेक्ष ही देखी जाती है। और चूंकि मूल बिंदु एक स्थिर बिंदु होता है, इसलिए इस काम के लिए अपन मूल बिंदु को ही काम में लेते हैं। तो अंतरिक्ष में मूल बिंदु के सापेक्ष जिस बिंदु की भी स्थिति अपने को जाननी हो, वो उसका स्थिति सदिश कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर है आपके, ये मान लीजिए आपके अंतरिक्ष में ये मूल बिंदु O है, जिसके निर्देशांक 0 0 0 होते हैं। यहाँ पर कोई भी अंतरिक्ष में एक बिंदु x y z है। इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो इसकी स्थिति होगी, इस O के सापेक्ष, वो P का स्थित सदिश कहलाएगा। वैसे संकेत वैसे ही लिखते हैं अपन यहाँ से, जैसे O से P, तो OP जो है वो P का स्थित सदिश है। आप जिस बिंदु का भी स्थित सदिश लिखना चाहें उसको आप O के ही साथ हमेशा लिखा कीजिए। जैसे बिंदु A का स्थिति सदिश लिखना है, OA लिखो। बिंदु B का स्थिति सदिश लिखना है, सदिश OB लिखो। बिंदु C का स्थिति सदिश लिखना है, सदिश OC लिखो। यानी जिस बिंदु का भी स्थिति सदिश आपको लिखना है, उसके पहले O लगाते हुए इस बिंदु के पहले, बाद में वो बिंदु और ऊपर तीर का चिन्ह, कैपिटल लेटर्स काम में लोगे, बिंदु के भी, O का भी और अन्य बिंदु का भी जिसका स्थिति सदिश आपको निकालना हो। इस तरह से अपन किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश प्रकट कर सकते हैं। और फिर उसका जो परिमाण होता है, परिमाण या मापांक, वो तो आप दोनों तरफ खड़ी लाइनें लगा के प्रकट करते हैं, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है।
जैसे आपको इस स्थिति सदिश OP का ही अगर आपको परिमाण प्रकट करना हो तो आप इसको इस तरह से प्रकट करेंगे, इसका परिमाण OP। परिमाण या मापांक, ध्यान रखना ये दोनों में से कोई सा भी शब्द आपके बुक में हो सकता है, दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। और ये एक सामान्य लंबाई है, जैसा कि आपको पहले भी लिखा मैंने, एक सामान्य लंबाई अथवा लंबाई शब्द से लिखा था। तो जैसे यहाँ से आप मान लो इसकी लंबाई निकालना चाहें तो जैसा कि आप दूरी सूत्र पहले क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर फिर इसका वर्गमूल। तो वैसे ये x - 0, इसका चूंकि निर्देशांक आपके 0 0 0 होंगे, तो x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर प्लस z - 0 होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल जब आप लोगे तो परिमाण ये आ जाएगा। यानी मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु का स्थिति सदिश निकालना बिल्कुल आसान है। जो मूल बिंदु के सापेक्ष जब आप निकाल रहे हो तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उन निर्देशांकों के सीधे वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल ले लो, तो वो कुल मिलाकर के आपके उसके निर्देशांक जो उसका मापांक है वो बन जाएगा। मान ली इसके निर्देशांक P के A B C होते तो फिर OP जो सदिश है उसका परिमाण हो जाता √a² प्लस b² प्लस c², इस तरह से हो जाता। तो ये सामान्य सी स्थिति है, इसमें कोई ज़्यादा आपके मतलब सोचने विचारने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अपन एक शब्द देख रहे हैं, दिक् कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। कोई भी सदिश R मान लो जो आपको दिया हुआ है सदिश, इसका नाम अपन ने R दे दिया है आपके, जैसे सदिश आपको जैसे A बताया था B C, इस तरह से सदिश R ले लिया अपन ने। x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों जो अपने निर्देशीय अक्ष हैं अंतरिक्ष में, तीनों निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ ये सदिश R जितना जितना कोण बनाता हो उस कोणों के कोसाइंस का मान यानी कॉस का मान, इनके दिक् कोसाइन कहलाते हैं सदिश के। जैसे ये आपके सामने एक छोटा सा चित्र मैंने बनाया है। यहाँ जैसे ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक x y z है। OP सदिश अपन ने R ले लिया है कि मान लिया जो OP सदिश है वो R है, ये सदिश, ये OP सदिश जो R अपन ने लिया है, मान लिया कि ये जो कोण इससे x y z के अक्षों के साथ है वो अल्फा बीटा और गामा बनाता है। यहाँ पर ये जो सदिश R है OP, ये इस x अक्ष के साथ यहाँ पर ये देखिए अल्फा कोण बनाता है, ये आपके y अक्ष के साथ ये बीटा कोण बनाता है, और ये जो z अक्ष है इसके साथ भी ये गामा कोण बनाता है। इन्हीं कोणों के जो कोसाइन है, ध्यान में रखिएगा, ये कोण धनात्मक दिशा के साथ बनने हैं, ऋणात्मक दिशा के साथ नहीं। ऋणात्मक दिशा जैसे y अक्ष की आप इधर धनात्मक है तो इधर ऋणात्मक होगी, तो ये कोण धनात्मक दिशा की तरफ से बनने वाले हैं कोण ही है। इनके साथ में आप कॉस लगा दो, x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है तो कॉस अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है तो कॉस बीटा, और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है तो कॉस गामा। ये तीनों इस सदिश R के दिक् कोसाइन हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा चूंकि अक्ष 3 होते हैं अंतरिक्ष में, इसलिए प्रत्येक सदिश के अंतरिक्ष में 3 ही दिक् कोसाइन होते हैं। एक x अक्ष के साथ के कोण का कॉस, एक y अक्ष के साथ का कोण जो है उसका कॉस, और एक z अक्ष के साथ का जो कोण है उसका कॉस, और धनात्मक दिशाओं के कोण होने चाहिए तीनों। इस तरह से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये 3 इसके दिक् कोसाइन हो जाएंगे सदिश R के। दिक् कोसाइन लिखने के संबंध में एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, जो महत्वपूर्ण बात है कि आप इनके बीच में ये कॉमा लगाएंगे बस खाली, कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ब्रैकेट यदि आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर निर्देशांक होते हैं, दिक् कोसाइन नहीं होते। इसलिए आपको तीनों कोणों के साथ में कॉस लगा करके जो दिक् कोसाइन लिखने हैं वो बिना ब्रैकेट के लिखने हैं। हाँ, बीच में कॉमा जरूर आएगी उनके। अब यहाँ से जैसे ये चित्र अपन देखें, मान लीजिए कि ये आपके जो सदिश R है, इसका परिमाण जो है वो आपके R इस तरह से लिखेंगे आप OP, यानी OP जो लंबाई है वो कुल मिलाकर के ये आपके इस तरह से लिखी जाएगी। यानी यहाँ पर है जैसे ये स्थिति है, मैं आपको एक अक्ष की स्थिति जरा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये y अक्ष है और इधर से ये सदिश है यूँ,
और यहां से आपने जैसे लंब डाला है ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये जैसे लंब डाल रखा है, ये आपके आर सदिश है, इसका मापांक है ये आर, और यहां पर ये ओ बिंदु है, और जो बीटा कोण है, बीटा कोण आपका देखिए यहां बन रहा है इस अक्ष के साथ भी इनके बीच में, यानी ये कोण बन रहा है जैसे बीटा, ये बीटा कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये सामने ये कर्ण का काम करेगा। ये जितने भी तीनों की तीनों स्थितियां हैं इसमें ध्यान रखना, ओपी हमेशा इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का काम करेगा, इधर अल्फा कोण के लिए भी, बीटा कोण के लिए भी और गामा कोण के लिए भी। ओपी जो दूरी है, ये ओपी डिस्टेंस यहां से यहां तक की, यानी सदिश का जो मापांक है वो हमेशा इस त्रिभुज के कर्ण का काम करेगा। और इसका जब मान आपको निकालना है, यहां पर यह जब मान निकालना है तो अब इसके आधार की जरूरत पड़ेगी। इस कोण के सामने ये लंब कहलाएगा, तो फिर ये आधार कहलाएगा। जो आपने जैसे यहाँ पर मान लो अगर कोई बिंदु अपन रखना चाहे जैसे Q, तो ये ओ क्यू जो है वो इसका फिर आधार कहलाएगा। तो कॉस बीटा का मान क्या हो जाएगा, ओ क्यू बटे ओ पी। ओ क्यू दूरी देखिए क्या है, आपने इस P के निर्देशांक जैसे एक्स वाई जेड हैं इस तरह से, तो ये यहाँ से P से आपने लंब डाला है यहाँ पर y अक्ष पर, इस y अक्ष पर लंब डालोगे तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी इसके y निर्देशांक के बराबर हो जाएगी, यदि ये y के बराबर हो गया। इसी तरह से जो x अक्ष पर जैसे आप लंब डालते हैं तो यहाँ से यहाँ O से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो x हो जाएगी, और z अक्ष पर जो ये आपने लंब डाल रखा है यहाँ O से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो z हो जाएगी, इसके निर्देशांकों के हिसाब से ही। तो यहाँ पर जो कॉस बीटा का मान आएगा वो y अपॉन मापांक r, इस तरह से आएगा, ये y बटे r का मापांक। इसी तरह से कॉस अल्फा का जो मान है, कॉस अल्फा का मान x बटे मापांक r आएगा, कॉस बीटा का मान y बटे मापांक r, और कॉस गामा का मान z बटे मापांक r, ये आ जाएगा कुल मिला करके। और ये जो दिक् कोसाइन है जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ अपन ज्ञात करते हैं, इनको एक अलग से विशेष संकेत भी दिए जाते हैं। x अक्ष के साथ वाले दिक् कोसाइन को L से लिखते हैं, y अक्ष की तरफ के दिक् कोसाइन को M से लिखते हैं, और z अक्ष की तरफ के दिक् कोसाइन को N से लिखते हैं, L M N, ये संकेत इनके। ये ध्यान रखिएगा, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा। ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के जो मान है वो कुल मिलाकर के हो जाएंगे आपके L M और N के मान। और यह स्पष्ट रूप से देखिए, अगर आप इनको वर्ग करके जोड़ेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर को, तो ये ऊपर अंश में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इस मापांक का वर्ग हो जाएगा। मापांक भी देखिए इसका यही होता है, इसका वर्ग करोगे तो वो भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, यानी एक आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एक विशेष रिजल्ट आपको मिल जाता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी इससे परिणाम ये निकलता है कि किसी भी सदिश के तीनों जो दिक् कोसाइन होते हैं उनके वर्गों का योगफल हमेशा एक होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या यूं भी कह सकते हैं आप कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आपको एक मिल जाता है। ये कुछ बातें हैं जो कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इनको प्लीज आप नोट कर लीजिए। ये कुछ आपके सामने सदिशों के प्रकार लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें आपके काफ़ी कुछ काम में आने वाले सदिश हैं ये। वैसे तो सदिशों के और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन आपके जो विशेष काम में आने वाले सदिश हैं वो इस प्रकार आपके सामने है। ये सबसे पहले जैसे शून्य सदिश है, शून्य सदिश या इसको जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के नाम से जानते हैं। वह सदिश इसका आरंभ एवं अंतिम बिंदु एक ही होता है, यानी जिस बिंदु से स्टार्ट को उसी बिंदु के ऊपर समाप्त हो जाए। जैसे कि ए बी बी सी सी, इस तरह से ये सदिश शून्य सदिश कहलाते हैं। और इनके मापांक या परिमाण की यदि बात आती है तो इनका मापांक या परिमाण जो है वो हमेशा 0 शून्य होता है। दूसरा मात्रक सदिश, वैसे इसके और भी नाम आपको बुक में मिल सकते हैं, हो सकता है कि आपको कहीं और दूसरी बुक देखने को मिले। इकाई सदिश या एकक सदिश, ये भी इसके नाम है, जिसको कि अंग्रेजी में लेकिन एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा इनका, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स जो है
वो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण या मापांक 1 होता है, 1 इकाई। परिमाण या मापांक 1 आएगा इसका। इससे जैसे कि सदिश ए है, इसका मात्रक सदिश आप यदि लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ए के ऊपर इस तरह से कैप लगा के, और इसको एक कैप पढ़ते हैं। यानी ए कैप का जो परिमाण है वो ध्यान रखिएगा। ए कैप का परिमाण आप यूँ भी रख सकते हैं, तथा एक लाइन और जोड़ लो, जो ए कैप का परिमाण है वो बराबर 1 होता है हमेशा। जो भी इकाई सदिश या मात्रक सदिश या एकक सदिश होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, उनका परिमाण सदैव 1 होता है। ये रिजल्ट स्वयं ध्यान रखना, कोई दिया होना जरूरी तो नहीं है। सह आदिम सदिश या को इनिशियल वेक्टर्स, एक ही बिंदु से जितने भी सदिश जाते हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में जाएं, अगर उनका आरंभ बिंदु एक ही है तो वो सह आदिम सदिश कहलाएंगे। इसके साथ में संरेख सदिश या कोलिनियर वेक्टर्स वे होते हैं जो कि आपके एक रेखा के समांतर हों। जैसे मान लो कोई एक रेखा दे रखी है, उसके समांतर जितने भी वेक्टर्स होंगे, जितने भी सदिश होंगे, वो सारे के सारे संरेख सदिश कहलाएंगे। तो एक रेखा के ऊपर स्थित भी कह सकते हो और एक रेखा के समांतर भी कह सकते हो आप, दोनों स्थितियां लागू होती है इसके ऊपर। वो सभी के से संरेख या कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। फिर एक समान सदिश है। समान सदिश ऐसे दो या दो से अधिक सदिश कोई भी हो जिनके की दिशा एक सी हो और जिनके परिमाण या मापांक समान हो, तो वो समान सदिश कहलाएंगे। और समान सदिशों को बीच में बराबर का चिन्ह दे करके लिखा जाता है। जैसे कि ए सदिश और बी सदिश आपस में समान हो तो सदिश ए बराबर सदिश बी, इस तरह से लिखेंगे उनको। और एक आपके ऋणात्मक सदिश या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, देखिए क्या होता है, किसी भी सदिश की यदि दिशा बदल दी जाए तो वो उसका ऋणात्मक सदिश बन जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि उनके परिमाण एक से ही होने चाहिए। जैसे मान लो कोई ए बी सदिश है, तो ए बी सदिश का जितना परिमाण है उतना ही विपरीत में बी से ए की तरफ कर दो उसको, दिशा को, तो वो उसका ऋणात्मक सदिश हो जाएगा। और इसको लिखेंगे भी इस तरह से कि ए बी बराबर माइनस बी ए, ये उसका तरीका लिखने का। यानी अगर ये बिंदु आपस में चेंज कर दिए जाएंगे, जो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु और अंतिम बिंदु को प्रारंभ बिंदु कर दिया जाए, तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, परिमाण में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मापांक एक सा ही आएगा दोनों का। तो ये कुछ आपके सदिश हैं जो कि आपके विशेष करके काम आएंगे। आप इनकी अच्छी तरह से इनकी स्थिति ये आप नोट कर लो सदिशों की। ये कुछ और आपके सामने नियम है। जैसे कि सदिशों का योगफल आप यदि करना हो, यानी उसका आपको रिजल्टेंट या परिणामी ज्ञात करना हो, तो कैसे करते हो। सदिशों के योगफल का मतलब ही होता है कि उन सदिशों का परिणामी। इसके लिए आपके दो नियम हैं। सबसे मुख्य नियम है त्रिभुज का नियम, क्योंकि दूसरा जो नियम है वह इसी पे आधारित है, इसलिए त्रिभुज का नियम आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुदिश क्रमागत स्थिति में लगे हों, तो उनका योगफल यानी परिणामी उनका तीसरी भुजा से विपरीत दिशा में प्रकट होगा। यानी जैसे ये है आपके एक ही दिशा में, देखिए ए बी और फिर यहीं से बी सी, तो ये एक ही दिशा में हो गया, ये दिशा नहीं बदली है उसकी, ए से बी की ओर गया, बी से सी की ओर गया। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो इसके तीसरी भुजा जो इसके आपकी ए से इसके विपरीत दिशा में, क्योंकि इसकी मुख्य दिशा तो सी ए बनेगी, ए बी बी सी और फिर सी ए बनेगी, लेकिन सी ए दिशा में ना आकर के ए सी दिशा में ये कुल मिला करके प्रकट होगा इस दिशा में ये। तो जो तीसरी भुजा होगी इस तीसरी भुजा से और विपरीत दिशा में प्रकट होगा। और इसको इस तरह से प्रकट करेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा कि इस सदिश का अंतिम बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभ बिंदु ये एक सा ही है। ऐसी स्थिति में इसका ये प्रथम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु और इसका ये अंतिम बिंदु, इनकी तरफ से सदिश बनेगा इसका परिणामी ए बी प्लस बी सी। तो ये तो कॉमन बिंदु हो गया, और ए से सी ये आपके इसका परिणामी बनेगा इसका। वैसे अगर आप इसकी दिशा चेंज कर देते, देखिए माइनस सी ए हो जाएगी ये, और इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी ऐसी स्थिति में एक परिणाम आप ये निकाल सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुदिश यदि एक ही क्रम में सदिश लगे हुए हों, तो फिर उन तीनों सदिशों का योगफल 0 होता है, क्योंकि लास्ट की उसकी जो स्थिति है सदिश की वो उसी बिंदु पर पहुंच जाएगी जिस बिंदु से वो स्टार्ट हुआ था, आरंभ बिंदु।
ए से बी, बी से सी और फिर सी से वापस ए पर आ गया, अर्थात उसकी जो स्थिति है वो ए पर आकर के अंतिम हो जाएगी, अर्थात शून्य की स्थिति वहाँ पर मिल जाएगी आपको। यही नियम आप समांतर चतुर्भुज में लगा सकते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम ये है कि यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के अनुदिश हों तो उनका योगफल यानी उनका परिणामी उसी शीर्ष से जाने वाले विकर्ण के अनुदिश होगा। ये समांतर चतुर्भुज है आपके, ये आसन्न भुजाएं ए बी और ए डी, ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं जो कि ए से ही चल रही हैं दोनों भुजाएं, इसी शीर्ष से ए से जाने वाली दो भुजाएं हैं, इसलिए दोनों को आसन्न भुजाएं कहेंगे यहाँ पर। इनके अनुदिश तो सदिश जो लगे हुए हों उनका परिणामी इसी बिंदु से जाने वाले विकर्ण से होगा। वैसे ये नियम आपके इस त्रिभुज वाले पर ही आधारित है, क्योंकि आपके ए डी सदिश है वो बी सी के बराबर होगा, दोनों समांतर भी हैं, इनकी दिशा भी एक सी है और इनके परिमाण भी, चूँकि लंबाइयाँ समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं की समान होती हैं इसलिए लंबाई भी समान है। तो आप ए डी की जगह ये बी सी भी लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी बराबर वही ए सी आ जाएगा त्रिभुज वाले नियम के हिसाब से। तो ये नियम वास्तव में इसी के ऊपर आधारित है, लेकिन फिर भी आप अलग से भी इसे ध्यान में जरूर रखेंगे। फिर आपको थोड़ा एक ये देखना है कि सदिशों के योगफल में कौन कौन सी नियम लागू होते हैं। अपने नियम में यह है कि दो सदिशों का योगफल आप चाहे कोई से भी सदिश को पहले या बाद में लिख के कर लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी इसमें क्रम विनिमयता की स्थिति, जो कम्यूटेटिव जो स्थिति है वो आपके लागू होती है। इसमें कम्यूटेशन की या आपके कम्यूटेटिव के आगे फिर आगे चल के एसोसिएटिव भी चलती है, कम्यूटेटिव भी लागू होती है, एसोसिएटिव भी लागू होती है। कम्यूटेटिव में दो सदिशों का योगफल आप किसी भी क्रम में कर लो, एसोसिएटिव में तीसरा लेकर के सदिश आप इन दो को पहले जोड़ के बाद में चाहे ये जोड़ दो, पहले चाहे इन लास्ट वाले दो को जोड़ करके रख लो अलग से, पहले वाले बाद में ये जोड़ दो, योग बराबर ही रिजल्ट आएगा, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। एक आपको थोड़ा ये नियम ध्यान रखना है कि किसी सदिश को यदि अदिश से गुणा करें तो उससे क्या अंतर पड़ता है। मान लीजिए कि लैम्डा है, कोई भी अदिश राशि है, संख्या हो सकती है जैसे 1 2 3 4 या 2/3 4/5 कुछ भी हो सकती है, उसको आप सदिश ए से गुणा करके उसका यदि मापांक लें तो वही एक बात है कि चाहे उस राशि को आप पहले अलग कर दो, अकेले सदिश का मापांक ले लो, सदिश के मापांक को सीधे उससे गुणा कर दो, वही परिणाम आपको प्राप्त होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी अदिश राशि से आप सदिश को यदि गुणा करेंगे तो उसके जितने भी पद हैं उन सबसे उसकी गुणा हो जाएगी, ये स्थिति मिलेगी आपको। चलिए ये बातें आप नोट कर लीजिए, फिर आपको कुछ 2-3 बातें और महत्वपूर्ण इसमें बताने वाले हैं अपन। चलिए एक लास्ट पॉइंट और टच करते हैं अपन इसमें कि सदिश के घटक कौन कौन से होते हैं। अपन इसे एक जो आपके तीनों अक्षों है उसकी स्थिति अंतरिक्ष में इस एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार से लेते हैं कि इनके निर्देशांक 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हों। तो ऐसी स्थिति में ओ ए, ओ बी और ओ सी अगर ये वेक्टर आप बनाओगे तो इन वेक्टरों के परिमाण एक एक इकाई होंगे। ओ ए वेक्टर का परिमाण, ओ बी वेक्टर का परिमाण और ओ सी वेक्टर का परिमाण, तीनों के ही परिमाण एक एक इकाई यहाँ पर आपके आएंगे, अर्थात ये मात्रक सदिश बनेंगे तीनों के तीनों। ओ ए, ओ बी और ओ सी जो है ये आपके मात्रक सदिश बनेंगे तीनों के तीनों। और मात्रक सदिश जो ये बन रहे हैं इनको एक विशेष संकेत दिया जाता है। एक्स अक्ष की तरफ के मात्रक सदिश को आई कैप से लिखते हैं, वाई अक्ष की तरफ के मात्रक सदिश को जे कैप से लिखते हैं और जेड अक्ष के जो अनुदिश मात्रक सदिश को के कैप से लिखते हैं। ये तीनों संकेत आप विशेष करके ध्यान रखेंगे क्योंकि जो सदिश के घटक होते हैं वो इन्हीं रूपों में होते हैं। अब मान लीजिए आपके ये एक त्रिविमीय स्थिति है, यहाँ पर इसमें आपके एक बिंदु P, इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, इस P बिंदु के निर्देशांक अपन ने एक्स वाई जेड इस तरह से ले लिए हैं ये। और यहाँ से अगर अपन एक मान लो इसे जो अपना एक्स और वाई तल है इसके ऊपर एक लंब डाल दें जैसे P1, तो इसकी दिशा जेड अक्ष के समांतर बनेगी P1 की दिशा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ये P1 वाली स्थिति होगी आपके, ये स्थिति बराबर जो होगी वो आपके जेड इंटू के कैप, इस तरह से ये आपकी स्थिति आएगी आपके। और इसी तरह से जो आपकी दूसरी स्थिति जो आप इधर से लंब डालेंगे मान लो इनसे अलग अलग दिशाओं में, तो आपकी जो दूसरी QP1 वाली स्थिति है ये QP1 वाली स्थिति वाई जे कैप के बराबर होगी और OQ की स्थिति एक्स आई कैप के बराबर होगी। इस तरह से ये तीनों स्थितियां हो जाएंगी, ये आपके एक्स आई कैप, ये हो जाएगी वाई जे कैप और ये हो जाएगी जेड के कैप, ये स्थितियां हो जाएंगी। और ये जो सदिश OP है जब आप इस सदिश को निकालेंगे तो तीनों के रूप में इसका योगफल आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
ये योगफल आ जाएगा। इसमें ये एक्स, वाई और जेड जो आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक है, ध्यान रखिएगा, ये अदिश घटक कहलाते हैं। और इन आई कैप, जे कैप, के कैप के सहित यानी एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये इसके सदिश घटक कहलाते हैं। यानी आई कैप, जे कैप, के कैप को हटा दो तो अदिश घटक हो जाएंगे और उनको साथ रख लोगे तो सदिश घटक हो जाएंगे। बस यही आपको इसमें याद रखनी है बात, ये आप नोट कर लीजिए। और आज का तो ये चैप्टर अपन यही समाप्त करते हैं। क्वेश्चंस वगैरह अपन है इसके और बाद में लेकर के चलेंगे, और इससे संबंधित और भी कोई जो बात होगी वो आपको अगले उसमें वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।